हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अनु नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हॉस्टल में आ रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई रेड लाइट मारता है और अनु डर के मारे अंदर भाग जाती है। फिर हम अनु की फ्रेंड्स को देखते हैं जो हॉस्टल में ही रहती थी। इन 5 लड़कियों का ग्रुप था और उनके नाम थे लाना, कोमल, निकी और रीमा। यहाँ रीमा प्रेग्नेंट होती है जो अपने पति से दूर इस हॉस्टल में रह रही थी। वहीं बाकी लड़कियां भी कहीं ना कहीं जॉब करती हैं। अब आज अनु अपने दोस्तों को बताती है कि मैंने एक नया फ्लैट रेंट पर लिया है, इसलिए मैं इस हॉस्टल से जा रही हूँ। साथ ही वो बताते कि मेरा बॉयफ्रेंड अमित और मैं जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन इस पर रीमा कहती है कि अमित कभी भी पलट सकता है और मुझे उस पर भरोसा नहीं है। खैर फिर यहाँ से हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मधु नाम की लड़की सीधा ग्वालियर से दिल्ली आई थी जॉब के सिलसिले में। यहाँ मधु का बॉयफ्रेंड अरुण उसे पिक करने आता है और ये दोनों सीधा अरुण के रूम पर आ जाते हैं। तब अरुण के रूम में जाते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी मधु अरुण को रोक देती है और हम समझ पाते हैं कि मधु के साथ पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ था जिसके कारण मधु इंटीमेट होने से डरती है। तब अरुण भी उसकी परेशानी समझता है। फिर अगले दिन मधु अपने जॉब इंटरव्यू पर जाती है और उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है, जिसके बाद मधु आकर अपनी बेला दीदी से मिलती है जो मधु की पुरानी जानकार थी और उसी कंपनी में जॉब करती थी जिसमें मधु इंटरव्यू देने आई थी। यहाँ बेला मधु से पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, जिस पर मधु कहते कि ठीक ही था, पता नहीं जॉब मिलेगी भी या नहीं। लेकिन बेला कहते है कि HR मेरा फ्रेंड है, तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। यहाँ बातों के दौरान ही मधु बेला से रूम के बारे में पूछती है ताकि वो अपना अलग रह सके। तो बेला उसे एक हॉस्टल के बारे में बताती है जहाँ कई जॉब करने वाली लड़कियां पहले से रह रही थी। तभी वहाँ बेला का फियांसे नकुल आता है और मधु नकुल को देखकर कुछ सोचने लगती है, जैसे उसने पहले भी नकुल को देखा हो। खैर अब यहाँ से मधु अपने लिए हॉस्टल देखने जाती है और यह वही हॉस्टल था जहाँ अनु और उसके ग्रुप की लड़कियां रहती थी। फिर वार्डन ग्रेसी मधु को एक रूम दिखाती है 333, क्योंकि वही रूम फिलहाल के लिए खाली था। ग्रेसी मधु से बताती है कि ये बक्सा यहाँ रहने वाली लड़की अनु का था, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो बता देना, मैं हटवा दूंगी। लेकिन मधु कहते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। खैर इसके बाद मधु और अरुण जब मधु का सामान लेने जा रहे होते हैं तब अरुण मधु से कहता है कि हमें कोई और जगह देखनी चाहिए क्योंकि मुझे ये हॉस्टल पसंद नहीं आया, ऊपर से ये मेन सिटी से काफी दूर भी है। लेकिन मधु कहती है कि कहीं और इतना सस्ता रूम नहीं मिलेगा। हालांकि मधु अरुण से अपने लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहती है जो कि उसे वार्डन को देना था। इसके बाद अरुण यहाँ से मधु का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीधा साइकेट्रिस्ट सोहिनी के पास आता है जो मधु का सर्टिफिकेट बना देती है। साथ ही वो मधु को देखकर कहती है कि मुझे एक असिस्टेंट की नीड है और तुम समझदार लग रही हो, पार्ट टाइम जॉब करना चाहो तो आ जाना मेरे पास, जिसके लिए मधु मान जाती है। इधर हम रूम नंबर 333 में हॉस्टल की 3 लड़कियों को देखते हैं जो खेल खेल में ओइजा बोर्ड की मदद से अनु की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, यानी अनु की मौत हो चुकी है। तभी एकदम से बोर्ड में हलचल होने लगती है जिन्हें वार्डन ग्रेसी नीचे से ही शांत रहने के लिए कहती है, यानी उस रूम में जरूर कोई न कोई आत्मा है। फिर हम ग्रेसी के साथ इलू मिश्रा नाम की कांस्टेबल को देखते हैं जो कि ग्रेसी की फ्रेंड थी। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अनु की फ्रेंड्स किसी भी लड़की को रूम नंबर 333 में रहने नहीं देती। उन्हें लगता है कि उस रूम में किसी की आत्मा है। हालांकि अनु की मौत तो एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए ग्रेसी को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं है कि आत्मा वगैरह होती है। फिर यहाँ ग्रेसी इलू से पूछती है कि तेरा बेटा जीवा मिला या नहीं, जिस पर इलू बताते हैं कि पता नहीं वो 6 महीने से कहाँ गायब है। उसका दोस्त बब्बन तो यही है पर जीवा का कुछ भी पता नहीं चला। ये कहते हुए इलू रोने लगती है। अब अगले दिन ग्रेसी उन 4 लड़कियों से आकर कहती है कि एक नई लड़की आज 333 रूम में रहने आ रही है, अगर तुमने उसे भी यहाँ से भगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही ग्रेसी कहते कि तुम लोग भी कब से इसी हॉस्टल में रह रही हो, ऐसा करो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। पर ये लड़कियाँ कहती हैं कि हम चाहकर भी इस हॉस्टल से नहीं निकल सकते। खैर फिर थोड़ी देर में मधु अपना सामान लेकर हॉस्टल में आ जाती है। इधर इलू जाकर बब्बन से मिलती है जिसे पुलिस ने किसी इलीगल काम में पकड़ा था। इलू बब्बन से अपने बेटे जीवा के बारे में पूछती है, लेकिन बब्बन कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है, पर वो इतना बताता है कि एक हकीम है जिसका अपना दवाई खाना है और जीवा उसी के लिए काम करता था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। फिर हम उसी हकीम को देखते हैं जिसका शरीर थोड़ा थोड़ा सड़ रहा था और वो आज एक आदमी को मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई बता रहा था। फिर वो हकीम सीधा अपने रूम में जाता है और एक बिच्छू को मारकर उसका रस लाकर उस आदमी को पिला देता है। यहाँ उस आदमी की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो किसी MLA का भाई है। वो हकीम से कहता है
कि तुम मेरा इलाज कर, बदले में जो चाहिए वो मुझे बता दे। इस पर हकीम उसे बब्बन नाम के लड़के को पुलिस से छुड़ाने के लिए कहता है। यानी बब्बन भी हकीम के लिए काम करता था। फिर उस आदमी के जाते ही यहाँ पर इलू हकीम से मिलने आती है और अपने बेटे जीवा के बारे में पूछती है, जिस पर हकीम कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और आपका बेटा मेरे बहुत काम आता था। वो मुझे कई प्रकार की जड़ी बूटियां लाने में मदद करता था, पर पता नहीं अब वो कहाँ है। जो सुनकर इलू चली जाती है। अब हम हॉस्टल का सीन देखते हैं जहाँ मधु रीमा से दोस्ती करने आती है तो रीमा और लाना उसे वार्निंग देते हैं कि उस रूम में रहकर तुम बड़ी गलती कर रही हो, जितना जल्दी हो सके उसे खाली कर दो। पर मधु उनकी बात इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन मधु अपनी जॉब ज्वाइन करती है जहां आज का दिन काफी अच्छा रहता है। फिर जब वो और बेला साथ में लंच कर रहे होते हैं तो मधु बेला से नकुल के बारे में पूछती है, जिस पर बेला बताती है कि नकुल और मैं ऑफिस के दौरान ही मिले थे। उसका ऑफिस यहीं पास में है और हम जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। इसके बाद रूम पर जाते ही मधु नकुल की प्रोफाइल स्टॉक करती है, जैसे वो नकुल के बारे में कुछ पता लगाना चाहती हो। पर तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और गेट खोलने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। उसी समय रीमा और लाना निकलते हैं और कहते हैं, लगता है खेल शुरू हो गया है, अभी भी मौका है, निकल लो। पर मधु कहते कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इसके बाद मधु जब सो रही होती है तभी उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। तभी हम मधु के पीछे एक आत्मा को देखते हैं जो उसे घूर रही थी। यानी सच में इस रूम में कुछ है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं जहां मधु के कॉलेज की फेयरवेल पार्टी चल रही थी। वहीं उससे मिलने अरुण आता है जो कि हर महीने दिल्ली से ग्वालियर सिर्फ मधु से मिलने आता था। फिर ये दोनों एक कोने में जाकर किस वगैरह करने लगते हैं, पर उसी समय 3 लोग मास्क में आते हैं और अरुण को खूब मारते हैं। फिर ये तीनों मधु के साथ दुष्कर्म करते हैं और मधु बस चिल्लाती रह जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मधु नकुल के ऑफिस में आती है और एक एम्प्लॉय से नकुल की इन्फॉर्मेशन लेने लगती है कि वो पहले ग्वालियर में कहाँ रहता था। तभी वो एम्प्लॉय नकुल को आवाज लगाती है और नकुल को देखते ही मधु वहाँ से भाग निकलती है। खैर अब हम लाना को देखते हैं जो चुपचाप एप्पल खा रही थी और उसके गले पर एक रस्सी का निशान था, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बाद यहाँ इलू आकर ग्रेसी से मिलती है और ये लोग उसी रूम की बातें करने लगते हैं कि पता नहीं लड़कियाँ उस कमरे में इतना जाने से डरती क्यों हैं, बल्कि वहाँ तो कुछ है भी नहीं। लेकिन इलू कहती है कि एक हकीम को मैं जानती हूँ, सुनने में आया है कि वो काली शक्तियों से भी निपट लेता है, ऐसा कर तू उसे बुला ले। तब ग्रेसी उसकी बात मान लेती है। फिर हम उसी हकीम को देखते हैं जो एक लड़की को ऊपर से घूरे जा रहा था। तभी उस पर ग्रेसी का फोन आता है और वो उसे अपने हॉस्टल में आने के लिए कहती है। इधर मधु अपनी एक जॉब खत्म करके सोहिनी के यहाँ जॉब पर जाती है और वो दोनों जॉब काफी अच्छे से कर रही थी। वहीं मधु की मुलाकात सोहिनी की बेटी से होती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। खैर फिर जब मधु सोहिनी का काम कर रही होती है तो बताती है कि मैम मेरे हॉस्टल में कुछ लड़कियां हैं जिनकी फ्रेंड के रूम में अब मैं रहने लगी हूँ, पर उस रूम से लेकर पता नहीं उन्हें क्या इशू है जो वो मुझे बार बार वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, जिस पर सोहिनी कहती कि शायद ये उनका कोई ट्रॉमा होगा। इधर हकीम आकर ग्रेसी से मिलता है और ग्रेसी उसे वही रूम दिखाती है। जहाँ जाते ही हकीम कहता है कि यहाँ कुछ तो है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर वो उन चारों लड़कियों से कहता है कि आप इस हॉस्टल से चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती ना, जिस पर वो कहती है हाँ। लेकिन ग्रेसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो हकीम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर हकीम जाते जाते कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, पर उस कमरे से जो कुछ भी चीज जुड़ी हुई है वो इन चारों लड़कियों को तबाह कर देगी और अब तो जो लड़की वहाँ रहने आई है वो भी नहीं बच पाएगी। लेकिन ग्रेसी को हकीम की बातों पर यकीन नहीं था। इसके बाद रात में जब मधु अरुण से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है तभी उसे पीछे से वही आत्मा देख रही थी। वहीं हॉस्टल के गेट पर हम लाना को देखते हैं जो उस हकीम से कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। इस पर हकीम उसे अभी चलने को कहता है और लाना जैसे गेट से कदम बाहर रखती है तभी उसके गले पर रस्सी जैसा निशान बन जाता है, जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। इससे लाना वापस अंदर आ जाती है और हकीम उसे एक शीशी देता है कि इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा और मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जो लाना ले लेती है। यहाँ मधु अरुण के साथ डिनर पर आई थी, पर बातों बातों में अरुण के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे मधु उससे लड़ाई कर लेती है। फिर अरुण मधु को सीधा अपने रूम पर लाता है और कहता है कि उस रात को मैं कभी भुला नहीं पाता, रोज वही रात मुझे परेशान करती है। यहाँ अरुण उसी फेयरवेल वाली रात की बात कर रहा था। इधर ग्रेसी और रीलू साथ में थे, जहाँ ग्रेसी उससे कहती है कि तुमने अपने बेटे को इतना सर पर चढ़ाया था जो वो आज तुम्हें पूछ तक नहीं रहा है, अब पता नहीं वो कहाँ होगा। जिस पर ईलू भड़क जाती है और हम देख पाते हैं कि ईलू अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। तभी किचन में ग्रेसी कुछ चींटियों को लाइन से कहीं जाते हुए देखती है और उस जगह को खोलने पर उसे वहाँ एक बॉक्स और कांच की बर्नी मिलती है जिसमें एक बिच्छू था। ये देखकर ईलू के होश उड़ जाते हैं कि ये मेरा बेटा कर क्या रहा था।
इधर हकीम एक बच्चे के जरिए उसी लड़की को अपने पास बुलाता है जिस पर वो 2 दिन से नजर रख रहा था, और उस लड़की के आते ही वो उस पर हमला कर देता है। यानी हकीम कुछ बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके बाद हम मधु को देखते हैं जो आज अपने ट्रॉमा के बारे में आकर सोहिनी को बताती है कि उस रात से मैं कभी चैन से नहीं सो पाती और मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है। साथ ही वो बताती है कि उन तीनों लड़कों में से एक तो मुझे जानता था, वो बार बार मेरा नाम ले रहा था, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाद में पुलिस को इसके बारे में बता सकूं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मेरे घर वाले मेरा घर से निकलना ही बंद करवा देते अगर वो ये बात जान जाते। फिर यहाँ सोहिनी से अपना मन हल्का करने के बाद मधु सीधा नकुल के घर जाती है उससे मिलकर कुछ सवाल पूछने के लिए। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहां जीवा एक लड़की को बब्बन की दुकान पर लाया था। वहां जीवा उस लड़की को पहले पायल दिलाता है और फिर किसी बहाने से सीधा हकीम के पास लेकर आता है। तभी वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन हकीम उसे तुरंत बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां मधु नकुल से आज सारी बातें पूछ लेती है ताकि सब क्लियर हो। वो कहते कि तुम मुझे ग्वालियर से जानते हो ना, और उस रात तुम ही थे अपने 2 दोस्तों के साथ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ नकुल साफ मना कर देता है कि मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा से और मुझे कुछ भी नहीं पता तुम क्या कह रही हो। जिस पर मधु नकुल से माफी मांगती है कि मैंने तुम पर फालतू में शक किया, और नकुल भी उसे रिलैक्स फील कराता है कि मुझे तुम्हारे ट्रॉमा के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जिसके बाद मधु वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल आती है और वहाँ उसकी मुलाकात बाकी दूसरे रूम में रहने वाली लड़कियों से होती है और ये लड़कियां मधु से दोस्ती भी कर लेती है। फिर एक लड़की लंच के टाइम पर मधु को बताती है कि तुम जिस रूम में रहती हो वहाँ पहले अनु रहती थी, जिसकी वही चारों लड़कियां फ्रेंड थी, पर अनु तो रोड एक्सीडेंट में मारी गई। जिसके बाद ये लोग रूम को लेकर अजीबोगरीब बातें करने लगी। इधर इलू हकीम से पूछताछ करने सीधा उसके पास आती है तो वो किसी औरत का इलाज कर रहा था। वहीं बब्बन भी हकीम के साथ था। फिर औरत के जाते ही इलू हकीम से कुछ सवाल करती है, पर हकीम कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता। तभी वहाँ से निकलते इलू उसी औरत से मिलती है जिसका हकीम इलाज कर रहा था, और उसके हाथ पर उसे एक काटने का निशान दिखता है। पूछने पर वो औरत बताती है कि हकीम यहाँ से मेरा खून निकालता है टेस्ट करने के लिए, जिसकी इलू फोटो ले लेती है। इसके बाद इलू को उसके सीनियर बुलाते हैं और इलू उनसे कहती है कि मैं जीवा को ढूंढ रही हूँ, जल्दी वो मिल जाएगा। फिर इलू अपने सर से कहती है कि सर कुछ समय पहले सीरियल किलिंग का केस आया था ना, जिसमें सारी विक्टिम फीमेल थी और उनकी बॉडी से सारा ब्लड सुखा दिया गया था। अगर आप चाहें तो मैं उस पर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि केस तो अभी भी पेंडिंग है। तब उसके सर इलू को परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद इलू जाकर वही केस की फाइल पढ़ती है और उसमें उसे एक लड़के के पैर में सेम वैसी पायल नजर आती है जैसी उस रात जीवा के बॉक्स से पायल मिली थी। ये देखकर इलू के होश उड़ जाते हैं। इधर हम उसी हकीम को देखते हैं जिसने एक लड़की को सीक्रेट रूम में रखा था और वो कुछ विधि करके उस लड़की का खून निकाल देता है और वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। यानी कि हो सकता है कि वो सीरियल किलर यही हकीम हो। यहाँ हकीम की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो सड़ सड़ कर मर रहा है, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए ऐसी ही लड़कियों की बलि देता है ताकि उसका इलाज हो सके। तभी वहाँ बब्बन आता है और ये सब देखना उसके लिए नॉर्मल था, यानी वो भी सारी किलिंग्स के बारे में जानता था। हकीम कहता है कि इस लड़की की आत्मा मेरे किसी काम की नहीं थी और मुझे एक घायल रूह की तलाश है, वही मुझे ठीक कर सकती है। तभी वहाँ लाना का फोन आता है और हकीम उससे बात करने चला जाता है। यहाँ आज मधु के रूम पर दूसरे रूम से लड़कियां आती हैं जो बताती हैं कि हमारे रूम का सॉकेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहीं ग्राइंड कर लें क्या। तब वो यहाँ कुछ आइटम ग्राइंड करने लगती है और लड़की जैसे ही उसे खाली करने जाती है तभी वो ग्राइंडर अपने आप ऑन हो जाता है और उस लड़की की उंगली उसी में पिस जाती है, जो कि देखने में काफी भयानक सीन था। ये देखकर तो मधु के भी होश उड़ जाते हैं। फिर मधु वहाँ की किसी तरह से सफाई करती है और फिर आज की रात बिताती है। फिर मधु जाकर सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल चेंज कराती है, जो कि सोहिनी की बेटी ने ही उसे एडवाइस दी थी ताकि उसे अच्छा फील हो सके। इसके बाद मधु सीधा अरुण से मिलने आती है और यहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर अरुण कुछ सोचकर खुद ही पीछे हट जाता है। इधर एक विक्टिम जो मर चुकी थी उसके माँ बाप से बात करने इलू आती है, जो बताते हैं कि लड़की के दादा एक हकीम को बहुत मानते थे और उन्होंने उसे ही हमारी बेटी दे दी थी और हम कुछ भी नहीं कर पाए। बाद में हमें बच्चे की लाश मिली और हमने हकीम को आज तक देखा नहीं है कि वो कैसा दिखता था, पर एक लड़का हमारी बेटी को ले गया था। तब इलू उन्हें जीवा की फोटो दिखाती है और वो लोग कहते हैं कि हाँ यही था वो लड़का, जो सुनकर इलू के होश उड़ जाते हैं। इधर लाना ने हकीम को चुपके से रूम नंबर 333 में बुला लिया था और वहाँ आते ही हकीम के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है
और एक आत्मा हकीम का बुरा हाल कर देती है। हालांकि तभी वहाँ ग्रेसी आती है और दरवाजा खोलकर हकीम को भगा देती है कि आज के बाद यहाँ गलती से भी मत आ जाना। फिर जाते हुए हकीम से लाना पूछती है कि हुआ क्या था ये तो बताइए, लेकिन हकीम कहता है कि हमें उसी लड़की को एक मीडियम बनाना होगा जो उस रूम में रहती है। हकीम कहता है कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी ना, उसकी दवाई मिलाकर उस लड़की को पिलाओ, फिर उस लड़की को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब जब मधु अपने रूम में आती है तभी वहाँ रीमा और कोमल आते हैं और अब वो उससे दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। जो बात मधु को अजीब लगती है पर वो उनसे बातें करने लगती है। तभी कोमल रीमा और मधु को चाय देती है जो मधु पी लेती है। हालांकि यहाँ हम समझ पाते हैं कि इन्होंने मधु को वही शीशी वाली दवा पिलाने के लिए उससे दोस्ती की थी ताकि हकीम उनकी मदद कर सके। इसके बाद मधु और अरुण को हम बेला और नकुल की पार्टी में देखते हैं जिन्हें बेला ने इन्वाइट किया था और यहाँ नकुल और मधु के बीच भी बातें होने लगी थी। असल में मधु ने भी मान लिया था कि ये वो लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ गलत किया। फिर पार्टी में अरुण काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और जब मधु उसके पास आती है तो अरुण उसे रोते हुए कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे गिल्ट होता है। और वो रिवील करता है कि जब तुमने मुझे उस फेयरवेल वाली रात को अपनी हॉट पिक भेजी थी तब मैंने अपने दोस्तों को जलाने के लिए कि आज मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा उन्हें फॉरवर्ड कर दी थी, जिसके बाद उन लोगों ने तुम्हारी पिक पूरे कॉलेज में फैला दी। और मुझे लगता है कि उसी पिक को देखकर उन तीनों लड़कों ने आकर तुम्हारे साथ वो घिनौना काम किया। जो सुनकर मधु के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मधु घर आकर खूब रोती है और फिर जब वो सोने वाली थी तभी एक बिच्छू आकर उसके पैर पर काट लेता है और उसे अपने सामने एक आत्मा दिखती है जो जली हुई थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहां जीवा हकीम के साथ ही काम कर रहा था और वो देखता है कि हकीम ने कैसे एक लड़की की बलि दी है और लड़कियां प्रोवाइड कराने का काम जीवा और बब्बन का ही था। यहाँ जीवा हकीम से पूछता है कि क्या तुम मुझे लड़कियों को वश में करना सिखाओगे, मुझे भी ये कला सीखनी है, जिसके लिए हकीम मान जाता है। फिर जब जीवा घर आता है तो ईलू उसका इंतजार कर रही थी और वो जीवा से काफी प्यार से बात करती है, लेकिन जीवा अपनी माँ से काफी रूडली बात करता है और हमें पता चलता है कि जीवा का बाप उसे और उसकी माँ को मारता था, इसलिए इलू ने उसे छोड़ दिया था। वहीं एक बार जीवा ने गुस्से में एक लड़की की आंख फोड़ दी थी, इसलिए इलू ने उसे कुछ समय के लिए जेल में डलवा दिया था। इसलिए आज तक जीवा अपनी माँ से नफरत करता है। पर इलू बताते हैं कि उस समय लड़की का बाप तुझे मारने के लिए ढूंढ रहा था और तुझे जिंदा रखने के लिए ही तुझे जेल में डलवाना पड़ा, और जीवा उसकी बात नहीं सुनता। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि मधु के पैर पर गहरा घाव हो गया है। तभी हमारे रीमा और कोमल आते हैं और उसे चाय पीने को देते हैं। असल में किसी न किसी बहाने से ये लोग मधु को वो दवाई पिलाई जा रहे थे। इसके बाद मधु से मिलने अरुण आता है और मधु से बात भी नहीं करती। इधर हॉस्टल में निक्की की मॉम और बहन आते हैं उसे ले जाने के लिए, क्योंकि निक्की थी तो अमीर घर से, लेकिन वो हॉस्टल से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जब ये लोग निक्की को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगती हैं, तभी गेट पार करते ही निक्की के नाक और मुंह से खून बहने लगता है और निक्की वापस हॉस्टल में आ जाती है, जो देखकर साफ था कि इन लड़कियों को यहाँ से वो आत्मा जाने देना नहीं चाहती। इधर जॉब पर मधु सोहिनी की बिल्ली को खाने के लिए देती है, लेकिन आज वह बिल्ली मधु से डर रही थी। तभी मधु को पता नहीं क्या होता है और वो गुस्से में बिल्ली को ही मारने वाली होती है, पर सोहिनी की बेटी आकर उसे रोक देती है और मधु नॉर्मल हो जाती है। यहाँ इलू आकर बब्बन से मिलती है और कहती है कि ये पायल उस लड़की के पास से मिली है जो तेरी दुकान पर मौजूद है और अब तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। जिस पर बब्बन भी गुस्से में कहता है कि जीवा नहीं उस लड़की की लाश फेंकने से पहले वो पायल निकाली थी। और ये सुनकर इलू कहते कि तुझे तो मैं जेल पहुंचाऊंगी, लेकिन बब्बन कहता कि मैं जेल गया तो जीवा का नाम भी ले लूंगा। तब इलू समझ जाते कि हकीम ने ही उस लड़की को मारा होगा और जीवा और बब्बन उसी से मिले हैं। यहाँ हकीम लाना को फोन करके पूछता है कि वो दवाई उस लड़की को पिलाई या नहीं, तो लाना कहती है हाँ। फिर हकीम मधु से मिलने ही निकल जाता है। इधर मधु तैयार होकर सीधा नकुल की पार्टी में आती है जहाँ उसने ही उसे बुलाया था। तभी बेला वहाँ मधु को देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये क्लोज फ्रेंड्स की पार्टी थी जहाँ मधु आ गई। फिर वहाँ जब मधु और नकुल अकेले में बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से मधु नकुल को किस कर लेती है। एक तरह से शायद मधु का अपने आप से कंट्रोल खो रहा था। फिर मधु एकदम से ऑकवर्ड होकर जाने लगती है और वहीं नकुल का फ्रेंड आता है, जिसे देखकर मधु शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ उसे कंफर्म हो गया था कि शायद उस रात ये लड़का भी था जिसने मधु के साथ गलत किया था। इधर हम उसी एमएलए के भाई को देखते हैं जो हकीम से कह रहा था कि तेरी दवाई मेरे किसी काम नहीं आई, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही हकीम एमएलए के भाई को गुस्से में मार डालता है। वहीं मधु जब सोने के लिए पिल्स खा रही होती है
तभी उसे वही आत्मा दिखती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी उसकी आवाजें सुनकर बाकी लड़कियां आती हैं और निक्की कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना तो अपने शहर वापस चली जाओ क्योंकि ये कमरा रहने लायक नहीं है। पर मधु कहती है कि मैं ग्वालियर वापस नहीं जा सकती और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब इन्हें बता देती है। तभी रीमा मधु को सूप पीने के लिए देती है और उसमें भी इन्होंने वही हकीम की दवा मिलाई हुई थी। फिर जब मधु सोने लगती है तभी उसे गेट नॉक होने की आवाज आती है और सारी लड़कियां वहीं इकट्ठी हो जाती है। उसी समय मधु को एकदम से वही साया दिखता है और मधु दूर जाकर गिरती है। तब ये सब दूर खड़ा वही हकीम देख रहा था और वो कहता है कि मैं अब इस लड़की को कैद करके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि आखिर इस रूम में किसकी आत्मा है और इसका सच जब सामने आएगा ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीरीज थोड़ी बड़ी है इसलिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर आपको कल ही बाकी के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।